प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक, जो अपना पहला पाठ हमारे चारों ओर के पदार्थ जो रनिंग में था, चल रहा था, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते। ये क्रियाकलाप से आपको बताया था। अभी पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या आ गया? पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी अभिलाक्षणिक गुण वो हो गए जो कोई भी पदार्थ है, सभी पदार्थों के द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं वो कौन से गुण कहलाते हैं? अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक गुणों में मैं आपको बता दूं कि पदार्थ के कणों के बीच सबसे पहला गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो जाए, उसके कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आपने जल के अंदर क्या, जल में चीनी घोलते हैं। चीनी घोलने पर जो चीनी के कण होते हैं वो जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। जल में चीनी घोलने पर चीनी के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थान में, कणों के बीच रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं? समावेशित। रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, यानी अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी जल में चाहे चीनी घोलो या नमक घोलो, तो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उनमें कौन समावेशित हो जाता है? चीनी या नमक के कण क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार जल के अंदर जो हमने लाल दवा घोली थी, पोटेशियम परमैंगनेट, तो जो लाल दवा के कण है, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट के कण, वो जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जल में हमने क्या, पोटेशियम परमैंगनेट घोला। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल दवा। इसी प्रकार जब नींबू पानी बनाते हैं तो जल के अंदर जो नींबू रस डालते हैं, नींबू रस, वो नींबू रस क्या होता है? जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या हो जाता है? समावेशित हो जाता है। यानी ये सारे क्रियाकलाप, चाहे आप नमक को, चीनी को, पोटेशियम परमैंगनेट को, इनको जब आप जल में डालते हो तो ये सभी जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसमें क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। तो पहला गुण क्या हो गया बच्चों कि जल के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। दूसरा अभिलाक्षणिक गुण होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील, निरंतर गतिशील होते हैं। यानी गतिशील शब्द का मतलब हो गया पदार्थ के कणों में गति करने की क्या होती है? क्षमता। ठीक है, तो ये गति करने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो वो गति कम करते हैं, और कुछ कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है तो वो ज़्यादा गति करते हैं, और कुछ कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन ये बात यह है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, यानी उनमें गति करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसको मैं आपको बता दूं कि एक कमरे में बुझी हुई अगरबत्ती है,
एक कमरे में क्या है, बुझी हुई अगरबत्ती, बुझी हुई अगरबत्ती है। और एक कमरे में क्या है, जलती हुई अगरबत्ती। एक कमरे में क्या है, जलती हुई अगरबत्ती, जलती हुई अगरबत्ती है। ठीक है, तो कमरे में जो बुझी हुई अगरबत्ती है उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। इस कंडीशन में तो हमें बुझी हुई अगरबत्ती है उसकी सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन जो दूसरे कमरे में जलती हुई अगरबत्ती है उसकी सुगंध जो है वो चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आप क्या स्पष्ट कर सकते हो, क्या देख सकते हो कि यदि आपने तापमान बढ़ा दिया, क्योंकि कोई चीज जब जलती है तो वो किसके अकॉर्डिंग जलती है, जब हम उस वस्तु को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करेंगे, और ज्वलन ताप तक गर्म करेंगे तो वो वाष्पशील पदार्थों को छोड़ेगी, और वो वाष्पशील पदार्थ यानी गैसें वो जल करके ज्वाला उत्पन्न करेंगी। कुछ पदार्थ कम वाष्पशील पदार्थ छोड़ते हैं और कुछ पदार्थ ज़्यादा वाष्पशील पदार्थ छोड़ते हैं। जैसे मोमबत्ती जो होती है वो ज़्यादा वाष्पशील पदार्थ छोड़ती है और कोयला कम वाष्पशील पदार्थ छोड़ता है, इसलिए मोमबत्ती जलती है और कोयला सुलगता है। ठीक है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है और कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता, क्योंकि कोयला मोमबत्ती की अपेक्षा कम वाष्पशील पदार्थ छोड़ता है, यानी गैसें कम छोड़ता है। और ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु आसानी से जलना प्रारंभ कर देती है वो उसका ज्वलन ताप होता है। तो किसी भी वस्तु का ज्वलन ताप जितना कम होगा वो वस्तु उतनी आसानी से जलेगी। जैसे सूखे बालों को जलाया जाए और लकड़ी को जलाया जाए तो पहले कौन जलेगा, पहले सूखे बाल जलेंगे, और लकड़ी को और कागज़ को जलाने पर पहले कागज़ जलेगा और फिर लकड़ी जलेगी। तो ज्वलन ताप किसका कम हो गया, कागज़ का। तो जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो वस्तु उतनी अधिक जल्दी जलती है। ठीक है, तो आपने देखा कि आप इसमें तापमान कम है बुझी हुई अगरबत्ती का और इसका तापमान क्या है, ज़्यादा है। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है। विसरण शब्द का मतलब होता है बच्चों फैलना। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण ज्यादा फैलेंगे, और फैलने को ही क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, जिससे कणों की विसरण की दर क्या हो जाती है, फैलने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी समय कम लगेगा, विसरण ज्यादा होगा। दर समय के रेस्पेक्ट में होती है, रेट बोलते हैं दर को। तो विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कणों की गति तेज हो जाएगी। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध लेने के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि तापमान बढ़ाओगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कण अधिक तेजी से गति करेंगे और गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों के फैलने की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। यही कारण है बच्चों कि हमें गर्म खाना, जो ठंडा खाना होता है वो अच्छा नहीं लगता। ठंडा खाना और गर्म खाना, हमें गर्म खाना अच्छा लगता है। क्यों ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ठंडे खाने की सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, और गर्म खाना होता है उसमें कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है, और जिससे उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, और वो सुगंध हमारे नाक के अंदर पाई जाने वाली श्लेष्मा झिल्ली तक पहुंचती है,
और अच्छी सुगंध आने के कारण हमें गर्म खाना अच्छा अधिक लगता है, क्योंकि जिस चीज़ की सुगंध आएगी वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसके स्वाद में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए एक तो नॉर्मल चाय होती है और एक चाय के अंदर अदरक या इलायची वगैरह डाल करके हम पीते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसकी सुगंध क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो गर्म खाने की सुगंध दूर तक फैल जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है गर्म खाने के अंदर, और ठंडे खाने की सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। यही कारण होता है कि हमें गर्म खाना अच्छा ज़्यादा लगता है और ठंडा खाना अच्छा कम लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, अब सब पदार्थों की जो विसरण की दर होती है, फैलने की दर, वो अलग अलग होती है। सभी पदार्थों के विसरण की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम जल से भरे 2 गिलास लें, जल से भरे 2 गिलास ले लिए हमने, दोनों में सेम पानी है। ठीक है, ये सेम पानी ले लिया। अब इस गिलास के सारे हमने शाई की बूंद डाली। पहले गिलास के सारे हमने क्या डाली, शाई की बूंद। ये शाई की बूंद होगी। ठीक है, और दूसरे गिलास के किनारे से हमने क्या डाला, दूसरे गिलास के किनारे से हमने शहद की बूंद डाली। इसकी बूंद डाली, शहद की बूंद डाली। तो शाई की बूंद डालने के तुरंत बाद किसमें घुल जाती है, शाई की बूंद जो है वो पूरे जल में एक समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है, फैल जाती है। यानी जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें समावेशित हो जाती है। और जबकि जो शहद है वो पूर्ण रूप से नहीं फैलता। शहद जो है वो काफी टाइम बाद जल के अंदर घुलता है। ठीक है, तो सभी पदार्थों की जो फैलने की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इस शहद के फैलने की दर है वो अलग अलग कम है, और इसके फैलने की दर क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे हम बात करते हैं कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं, साधारण भाषा में शिकंजी बनाते हैं, तो उसमें पहले क्या किया जाता है, नॉर्मल पानी के अंदर चीनी घोली जाती है। नॉर्मल पानी के अंदर चीनी घोलेंगे, फिर उसमें नींबू का रस डालेंगे और फिर कुछ मात्रा में नमक भी डालेंगे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर हम चीनी कम रह जाती है, चीनी क्या हो जाती है, कम रह जाती है, तो और उससे पहले हम बर्फ़ मिला चुके होते हैं, उसके बाद हम यदि चीनी घोलने का प्रयत्न करेंगे तो चीनी उसमें नहीं घुलेगी, क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद जो पानी का टेम्परेचर है वो कम हो गया और तापमान घट गया, तो घुलने की दर क्या हो गई, कम हो गई। घुलने की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही कारण है कि बर्फ़ डालने से पहले उसमें क्या डाली जाती है, चीनी डाली जाती है। एक तो आप गर्म दूध के अंदर क्या डालते हो, गर्म दूध के अंदर चीनी घोलते हो, और एक आप ठंडे दूध के अंदर चीनी घोलते हो। तो गर्म दूध के अंदर चीनी जो है वो जल्दी घुल जाएगी, और ठंडे दूध के अंदर जो चीनी है वो कम घुलेगी। तो तापमान आप बढ़ाते हो तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों की विसरण यानी फैलने की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि गर्म दूध के अंदर चीनी जो है वो देरी से, वो जल्दी घुल जाती है, और ठंडे दूध में चीनी देरी से घुलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इस प्रकार इन सभी क्रियाकलापों से हमने देखा कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, अंतः मिश्रित, यानी एक दूसरे के अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है,
तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उनमें क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो देखिए विसरण, एक चीज होती है विसरण, विसरण बोलते हैं डिफ्यूजन को, विसरण इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन को। तो विसरण क्या होता है, दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना, आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। ठीक है, दो पदार्थों का आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी मिलने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दो आपको मैंने पॉइंट बताए। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों में कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ठोस के अंदर जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और उसके कणों को गतिशील करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और द्रव के कण जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और उनको विचलित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठोस से। और जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही कम आकर्षण बल से, यानी उनके मध्य आकर्षण बल, गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, तो उनको थोड़ा सा गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। तो अलग अलग। तीसरा इसका गुण हो गया बच्चों कि कणों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। यानी पदार्थ के अभिलाक्षणी गुणों में हम देख रहे हैं पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तापमान बढ़ाओगे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कण पहले की अपेक्षा तेजी से गति करेंगे। और गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें निहित ऊर्जा, उसमें विद्यमान ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। ई के बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m उस वस्तु का द्रव्यमान हो गया और v उसका क्या हो गया, वेग। तो ई के से लिखते हैं गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो गतिशील वस्तु के अंदर निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आ गया बच्चों कि पदार्थ के जो कण होते हैं, टॉपिक नहीं इसका पॉइंट आ गया अभिलाक्षणी गुण का, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन अलग अलग पदार्थों में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आकर्षण या अभिकर्षण एक ही बात होती है। आकर्षण का मतलब होता है खींचना, आकर्षण या अभिकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, आकर्षण का मतलब होता है खींचना। हर सुंदर चीज अपने को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, यानी अपनी ओर खींचती है। और हर बुरी चीज अपने को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है या अपकर्षित करती है। ठीक है, दो प्रकार के बल होते हैं, आकर्षण बल यानी एक दूसरे के अंदर जो खिंचाव उत्पन्न होता है तो उसको आकर्षण बल या अभिकर्षण बल या इंग्लिश में अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, खींचने में लगा बल क्या होता है, आकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में जो धक्का देने में बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल या उसको अपकर्षण बल या रिपल्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसका गुणधर्म हो गया बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीसरा गुणधर्म हो गया। जैसे इसने एक क्रियाकलाप ले रखा है कि एक खेल के मैदान में 4 ग्रुप बनाने हैं।
ठीक है, 4-4 बच्चों के 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनानी है। और एक ग्रुप ने तो क्या कर रखा है, एक दूसरे की कमर पकड़ रखी है। एक ग्रुप ने क्या कर रखा है, एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। और एक ग्रुप ने क्या कर रखा है, मतलब 4-4 बच्चों के 3 ग्रुप हो गए। तो एक ग्रुप ने तो ऐसे कमर से पकड़ रखा है, एक ग्रुप ने हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के, और एक ग्रुप ने एक दूसरे की अंगुली पकड़ रखी है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें है, जिस ग्रुप ने एक दूसरे की कमर पकड़ रखी है उसमें आकर्षण बल सर्वाधिक है। और जिसने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं उसमें आकर्षण बल कम है। और जिसने एक दूसरे की अंगुली पकड़ रखी है उसमें आकर्षण बल क्या है, सबसे कम है। यानी इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपको ये बताना चाहता है कि जो पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग आकर्षण बल होता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है। यदि वो पदार्थ ठोस है तो आकर्षण बल सर्वाधिक होगा। यदि वो पदार्थ द्रव है, जैसे हाथ पकड़ रखी है वो एक हिसाब से द्रव की भांति हो गया, कमर पकड़ रखी है वो एक हिसाब से ठोस की भांति हो गया, और जिसने अंगुली पकड़ रखी है जिस ग्रुप ने वो एक हिसाब से गैस की भांति हो गया। तो यदि वो गैस है तो आकर्षण बल क्या होगा, नगण्य। ठीक है, तो देखो ये आपको क्रियाकलाप हमने बताया। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेना है। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड, हथौड़ा मारकर काटकर या खींचकर भंगुर करने का प्रयास करें। इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें है, लोहे की कील के अंदर। यानी ठोसों के अंदर भी जो पदार्थ होते हैं, ठोसों के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनमें भी अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग आकर्षण बल होता है। किसी ठोस पदार्थ में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, किसी में उससे कम होता है, किसी में और भी कम होता है। ठीक है, तो एक चीज आती है भंगुरता। एक शब्द यूज हुआ है भंगुरता, भंगुर प्रकृति होना पदार्थ की। भंगुरता किसको कहते हैं, ये ठोसों का गुण होता है। जब किसी वस्तु पर आवश्यकता से अधिक बल लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे ये मार्कर है, इस पर आवश्यकता से अधिक बल लगाएंगे तो ये 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो ये ठोस है तो इसमें कौन सा गुण है, भंगुरता का गुण है। तो जब किसी वस्तु पर आवश्यकता से अधिक बल लगाते हैं तो उसमें वो अपने अवयवों के अंदर क्या हो जाता है, यानी टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। इस गुण को कौन सा गुण कहते हैं, भंगुरता का गुण कहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त इन सभी क्रियाकलापों से आपने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है और यह आकर्षण बल एक दूसरे पदार्थ को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं आकर्षण बल के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये आकर्षण बल एक दूसरे को जोड़े रखने का काम करता है, लेकिन अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और ठोस के अंदर भी हम देखें तो ठोस के अंदर भी जो पदार्थ है उनमें आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसके बाद में कुछ प्रश्न आए हैं बच्चों, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनके आधार पर क्या है, प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न आपको अभी मैं करवा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न पाठ्य पुस्तक के कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ये बताना है, पहला क्वेश्चन कि इनमें से ये बताना है कि पदार्थ कौन कौन से हैं। कुर्सी, कुर्सी एक तो दे रखा है कुर्सी, कुर्सी बच्चों पदार्थ है, ठोस पदार्थ हो गया। वायु गैस का उदाहरण हो गया, गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है, ये भी पदार्थ हो गया। स्नेह यानी किसी से स्नेह होना, माँ का स्नेह, ये क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है, ये तो मनोभावना है बच्चों। कुर्सी ठोस है और वायु क्या है, द्रव है, और गैस, वायु गैस हो गया। घृणा ये भी बच्चों मनोभावना होती है, ये कोई पदार्थ नहीं होता। और बादाम, बादाम ठोस पदार्थ हो गया, बादाम क्या है, पदार्थ है। और विचार,
विचार भी मनोभावना होगी बच्चों। विचार क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है। और शीत यानी ठंड, शीत क्या है, पदार्थ नहीं है। ये भी क्या है, वातावरण के अनुसार होता है ठंड, तो ये कोई पदार्थ नहीं है। और हो गया नींबू पानी। नींबू पानी बच्चों द्रव पदार्थ हो गया। और एक हो गया इत्र की सुगंध, यानी सेंट की सुगंध। इत्र किसको बोलते हैं, सेंट को। तो सुगंध ये भी क्या है, मनोभावना है। सुगंध बदबू ये क्या है, मनोभावना। ठीक है, तो उत्तर में क्या रहेगा, आपको पदार्थ बताने हैं केवल, ये सारे दिए हुए हैं, तो जो हैं वो उत्तर में लिख देंगे। यानी कुर्सी, वायु, स्नेह, स्नेह तो है नहीं, कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी, ये चार क्या हो गए, पदार्थ, और बाकी क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई दूर तक से ही आपके पास आ जाती है। यानी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गर्म खाने की गंध दूर से ही आपके पास आ जाती है, और ठंडे खाने की गंध लेने हेतु तो गंध जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सुगंध और एक दुर्गंध। गंध दो प्रकार की होती है बच्चों, सुगंध और दुर्गंध। तो यानी दोनों, गर्म खाने में और ठंडे खाने में सुगंध ही आती है। कौन सी गंध आती है, सुगंध। तो ठंडे खाने की सुगंध लेने के लिए तो उसके पास जाना पड़ता है, हेतु पास जाना पड़ेगा। क्यों, इसका रीजन पूछ रहा है। तो ये हमने आपको टॉपिक में ही करवाया था कि जब गर्म खाने के अंदर जो तापमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और हम जानते हैं कि तापमान बढ़ाने से जो भोजन के कणों की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। खाने के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो अत्यधिक तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे, और अत्यधिक तेजी से गति करेंगे जिससे उनके विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विसरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ठंडे खाने का तापमान कम होने के कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, और जिससे वो कण तेजी से गति नहीं करेंगे, और उनके विसरण की दर भी क्या होगी, कम होगी। अतः गर्म खाने की गंध दूर से ही हमारे पास आ जाती है, और ठंडे खाने की गंध लेने हेतु उस खाने के पास जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है बच्चों तीसरा। तो ये मैंने आपको टॉपिक में ही बता दिया था, ये एग्जाम्पल भी था आपने। तीसरा है बच्चों, जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। जैसे जो तैराक होते हैं स्विमिंग पूल में, ऐसे हाथों को करते हुए जो गोताखोर होते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, जिनको तैरना आता है वो। तो स्विमिंग पूल में जो तैराक होते हैं यानी गोताखोर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाते हैं, पानी को क्या कर पाते हैं, काट पाते हैं। इससे कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो गोताखोर आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे हाथ से और पांव से पानी को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो गोताखोर के द्वारा लगाया गया बल पानी के कणों के मध्य आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। गोताखोर के द्वारा लगाया गया पेशीय बल, वो पेशीय बल लगाता है मांसपेशियों से। तो गोताखोर के द्वारा लगाया जाने वाला पेशीय बल जो होता है वो पानी के कणों के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है, और इस गुण के कारण ही गोताखोर जो होता है वो पानी को क्या कर पाता है, काट पाता है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है बच्चों, डेली लाइफ में यूज होने वाले। और चौथा क्वेश्चन है बच्चों,
कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं यानी अभिलाक्षणिक गुण एक ही बात होती है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, कणों की विशेषताएं, कितनी विशेषताएं हैं बच्चों वो देखो आप। सबसे पहली विशेषता है बच्चों कि कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं इसको, कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। बोल रहा हूं पूरा और लिख रहा हूं शॉर्टली, रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। और तीसरा, पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि अलग अलग पदार्थों में मध्य आकर्षण बल का मान अलग अलग होगा। तो ये 3 गुण हो गए पदार्थों के कणों की विशेषताओं में। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान मिलेगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होंगे और कणों के मध्य क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है और ये हमने आपको बता ही दिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था ये आपको डिटेल से बताएंगे, ये समझाएंगे, तभी आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 और अवस्थाएं हैं। तो मुख्य अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड द्रव को बोलते हैं, और गैस को ही बोलते हैं। ठोस को S से लिखा जाता है, लिक्विड को L से, और गैस को यानी गैस G से। द्रव को L से, ठोस को S से, और गैस को G से लिखा जाता है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार 2 और हैं, चौथी है प्लाज्मा, और 5वीं कौन सी है, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं का नाम है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप साथ साथ में बुक भी पढ़ते रहिए, जो आपका बुक में सिलेबस है वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।